मैं भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र आप सभी का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज का विषय मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्यिक परिदृश्य के बारे में। तो यहाँ पर बता दें, यह चल रहा है भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत 3 एपिसोड इसका कवर किया जा चुका, 3 वीडियो उपलब्ध कराई गई, यहाँ पे चौथी वीडियो है ये। तो यह स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्यिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए बताते हैं, पूछा जाए यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्यिक परिदृश्य के बारे में बताइए, तो इसका व्याख्या इस प्रकार से किया जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 के दशक में भारतीय समाज के विघटन एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीच खंडित संबंध के फलस्वरूप निराशा का वातावरण व्याप्त था। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले 1946 तथा देश के विभाजन के पश्चात इस उपमहाद्वीप के लोगों का सामना एक विभत्स हत्याकांड से हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत की राष्ट्रीयता शोकाकुल राष्ट्रीयता में तब्दील होती दिखाई दे रही थी। आगे परिस्थितियों में इस समय के अधिकांश नए लेखकों ने पश्चिमी आधुनिकता की तर्ज पर एक भयानक कृत्रिम विश्व को चित्रित किया। वहीं प्रयोगवादियों ने आंतरिक वास्तविकता के संबंध में चिंता व्यक्त की। इस समय के अधिकांश भारतीय कवियों ने विदेशों की ओर देखा तथा टी.एस. इलियट और यहाँ पे मलामी अगला नाम है ईटस या बोधलेयर इनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया। साथ ही इन लेखकों ने टैगोर भारती, अगले हैं कुमारन आसान, अगले हैं श्री अरविंद और गांधी को नई दृष्टि से देखा। जो लेखक पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में रहे, उन्होंने स्वयं को जनसाधारण से तथा उनकी वास्तविकताओं से पृथक कर लिया। प्रयोग की संकल्पना नए मूल्यों की तलाश एवं मूलभूत संस्कृतियों को तलाश करने के रूप में पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र रूप में विकसित हुई। अज्ञेय नवकांत बरुआ, तो इनका जो यहाँ पे अज्ञेय जो है, इन्होंने हिंदी का, और यहाँ पे इसके बाद है नवकांत बरुआ, ये जो है आसामी के। अगले हैं बी.एस. मढ़ेकर, ये जो है मराठी के। अगले हैं हरभजन सिंह, ये पंजाबी के। अगले हैं शरत चंद्र मुक्तिबोध, ये जो है मराठी के हैं। एवं वीके गोकाक इनका नाम, वीके गोकाक जो है कन्नड़ के। तो वीके गोकाक का इन्हीं रचनाकारों का एक नए आंदोलन को समृद्ध बनाते हुए एक विशिष्ट स्वर के साथ
आविर्भाव हुआ। सामाजिक यथार्थवाद से संबंधित साहित्य की जड़ें भारत की मिट्टी में पहले से ही विद्यमान थीं, जो कि अब समकालीन साहित्य की प्रभावी प्रवृत्ति बन गई। पॉइंट मुक्ति बोध हिंदी में मुक्ति बोध। अगला है विष्णु डे जो है बंगाली में। अगले तेलुगु या फिर तेलुगु नन्नड़, ये जो है दिगंबर। अगले है ने पीढ़ा एवं संघर्ष के विषय पर राजनीतिक काव्य की रचना की, जो कि सर्वथा नवीन काव्य था। इसी समय डॉक्टर राममोहन लोहिया, जयशंकर प्रसाद नहीं, यहाँ पे जयशंकर नारायण होंगे, तो यहाँ पे जयशंकर नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव की समाजवादी विचारधारा से भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में एक नई परंपरा विकसित हुई। इसे वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य अंत मूर्ति की रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी समय हिंदी में परिमल साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ। साहित्य ने अब पद दलितों एवं शोषितों को अपनी विषय वस्तु बना लिया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि धूमिल ने सामाजिक यथार्थवाद की श्रृंखला से लोगों को परिचित कराया और वर्ण के आधार पर समाज में होने वाली हिंसा के प्रति अपनी चिंता प्रकट की। मलयालम के प्रसिद्ध कवि ONV कुरूप ने अपनी कविताओं में सामाजिक अन्याय के प्रति अपने क्रोध की तीव्रता को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे चलकर 1970 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत के साथ ही भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में आधुनिकता के बाद की स्थिति के प्रवेश की शुरुआत हुई। भारत के संदर्भ में आधुनिकता के बाद की स्थिति का तात्पर्य मीडिया प्रचारित एवं बाजार नियंत्रित वास्तविकता की प्रतिक्रिया के रूप में है, जो अपने साथ विरोध एवं संघर्ष को लेकर आया। तो यह रहा, यहाँ पर यह टॉपिक चल रहा है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्यिक परिदृश्य के बारे में। अब यहाँ पे बताया जाएगा दलित साहित्य के बारे में। तो यहाँ पे दलित साहित्य का वर्णन व्याख्या इस प्रकार से किया जाएगा दलित साहित्य के बारे में। तो यह है दलित साहित्य। तो दलित साहित्य के बारे में, दलित साहित्य यहाँ पर आधुनिकतावादी युग के पश्चात साहित्यिक परिदृश्य में एक सर्वथा नवीन साहित्य का लेखन आरंभ हुआ, जिसे दलित साहित्य के रूप में ख्याति मिली। यह समाज के वंचित पर्यटक समूहों के द्वारा रचा गया साहित्य था। ऐसे दूसरे रूप में कहें तो सामाजिक दृष्टि से शोधित व्यक्तियों से जुड़े साहित्य को दलित साहित्य कहा गया। साहित्य के क्षेत्र में दलित आंदोलन की शुरुआत B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में गुजराती, मराठी एवं कन्नड़ लेखकों के द्वारा की गई। यह साहित्य ब्राह्मणीय मूल्यों का समर्थन करने वाली समाज की तथाकथित
ऊंची जातियों के साहित्य का विरोध करने वाला साहित्य है। मराठी कवि नामदेव ढसाल या नारायण, तो यहाँ पे नारायण सुर्वे या लक्ष्मण गायकवाड़ जैसे उपन्यासकारों ने अपने लेखन में एक समुदाय की वेदना को दर्शाया है तथा समाज में पद दलितों एवं परित्यकों के लिए एक न्यायसंगत एवं यथार्थवादी भविष्य को आकार देने की मांग की है। कन्नड़ लेखक जो हैं महादेव देवनूर एवं गुजराती के प्रसिद्ध लेखक, इनका नाम जोसफ मैकवान ने अपने उपन्यासों में इस वर्ग के प्रति होने वाली हिंसा, विरोध एवं शोषण से जुड़ी वेदना के बारे में चर्चा की है। हिंदी साहित्य में 60 के दशक में अनेक रचनाकार जैसे चंद्रिका प्रसाद, जिज्ञासु, अगले हैं ललई सिंह हैं, अगले हैं डॉक्टर D.R. जाटव आदि लेखकों ने दलित वर्ग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण की चर्चा की। 1960 के दशक के पश्चात दलित साहित्य संबंधी रचनाओं के लेखन में तेजी देखने को मिलती है तथा 1980 तक आते यह हिंदी साहित्य की स्थापित परंपरा में शामिल हो गई। हिंदी साहित्य में दलितों के जीवन को केंद्र में रखकर अनेक किताबें लिखी गईं, जिनमें दलित जीवन की सच्चाई बेहद यथार्थवादी नजरिए से अभिव्यक्ति हुई। इसमें ओम प्रकाश से वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन नामक आत्मकथा, डॉक्टर तुलसी राम की मूर्धहिया यानी आत्मकथा, मोहन दास नैमिष नारायण द्वारा लिखी कहानी, आगे है अपना गांव, आगे है कौशल्या वैस्त्री का जो है लेखक दोहरा अभिशाप आदि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही प्रसिद्धि दलित कविता ठाकुर का कुआं आदि उल्लेखनीय है। तो इन रचनाकारों का यह जो रचना है उल्लेखनीय है। आगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष तथा भारतीय जनजीवन में रची बसी जाति व्यवस्था के सवाल को मुखरता के साथ उठाया गया है। वहीं कौशल्या वैस्त्री ने अपनी आत्मकथा दोहरा अभिशाप में एक दलित स्त्री को जिस दोहरे अभिशाप से गुजरना पड़ता है, यथा एक स्त्री के रूप में तथा दूसरा दलित के रूप में, इसको तटस्थता के साथ प्रस्तुत किया है। आगे साथ ही
साथ ही अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विंध्यवस्क्व अर्थात ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, साथ ही अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर पृथक मानसिक पत्रिका विटाल विध्वंसक अर्थात अर्थ में, यानी यहाँ अर्थ है ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक को गोपाल बाबा वलंकर ने प्रकाशित किया। पॉइंट। इस प्रकार दलित साहित्य साहित्यिक सिद्धांतों, भाव और प्रसंग को चुनौती देता हुआ एक साहित्यिक आंदोलन की समस्त प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करता है। इस तरह है कहा जा सकता है कि दलित साहित्य के अनुभव की एक नवीन दुनिया से परिचय कराता है, अभिव्यक्ति की श्रृंखला का विस्तार करता है तथा परित्यक्तों एवं पद दलितों की भाषीय अतः शक्ति का उपयोग करता है। तो यह हो गया, यहाँ पर बताया गया। तो यह रहा दलित साहित्य के बारे में। क्या हुआ? दलित साहित्य के बारे में बताया गया। दलित साहित्य हो गया। अब यहाँ पे अगला साहित्य है, यह है नारीवादी साहित्य। तो आइए नारीवादी साहित्य के बारे में इस प्रकार से व्याख्या है, जैसे वह बार बार भागती रही, बार बार हर रात एक ही सपना देखती, ताकि भूल ना जाए मुक्ति की इच्छा। मुक्ति ना भी मिले तो बना रहे मुक्ति का स्वप्न। बदले ना भी जीवन तो जीवित बच्चे बदलने का यत्न। तो यहाँ पर एक पंक्ति है, इस पंक्ति को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये जो है नारीवादी साहित्य का एक पंक्ति है। तो यहाँ पर वह बार बार भागती रही, बार बार हर रात एक ही सपना देखती, ताकि भूल ना जाए मुक्ति की इच्छा। मुक्ति ना भी मिले तो बना रहे मुक्ति का सपने। बदले ना भी जीवन तो जीवित बच्चे बदलने का यत्न। तो यह है कवि अरुण कमल की कविता स्वप्न की ये पंक्तियां समाज में नारी की वस्तु स्थिति का सटीक चित्रण करती है। इस कविता में एक औरत शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा से परेशान होकर बार बार ससुराल से भागती है। कभी किसी मंदिर की सीढ़ी पर घंटों बिताती है, फिर अधीरा होने पर अपने घर लौट आती है। तो कभी किसी दूर के संबंधी या परिचित के घर दो चार दिन काटती, कभी अपने मायके चली जाती, पर हफ्ता या महीने भर बाद थक कर पुनः उसी जगह लौट जाती है जहां से गई थी। भारतीय समाज में नारी की वस्तु स्थिति कामोबेश हर जगह यही रही है। स्त्री विमर्श के, तो यहाँ पर पॉइंट स्थिति विमर्श के उदय तथा उसे तीव्र करने में वर्जीनिया उल्फ ए, तो यहाँ पे रूम ऑफ वंस
या उन्होंने, तो यहाँ पर अपना कमरा यहाँ पर है। आगे यहाँ पर इन पुस्तकों का नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पॉइंट यहाँ पर स्त्री विमर्श के अंतर्गत सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री की एक स्वतंत्र अस्मिता है। इसलिए समाज में एक व्यक्ति के रूप में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने का उसे हक है, जबकि 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 यहाँ पे पुरुषवादी नियम बनाकर उसे बाधित किया जा रहा है, जिसे स्त्रियों द्वारा तोड़ने की आवश्यकता है। स्त्री विमर्श पितृसत्तात्मक, यहाँ पे स्त्री विमर्श पितृसत्तात्मक समाज द्वारा निर्मित उन्हें तमाम व्यवस्थाओं पर प्रहार करता है, जिसके कारण स्त्री समाज में एक गुलाम की हैसियत रखती है। स्त्री विमर्श से संबंधित साहित्य ने महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कठिनाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त अनामिका, अगला है कात्यायनी, अगला है मृणाल पांडे, अगला है प्रभा खेतान, अगला है मैत्रेय, पुष्पा आदि ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। नारी लेखन के दृष्टिकोण से डॉक्टर सुमन राजे की हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक पुस्तक हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हें महिला रचनाकारों को जगह दी गई है, जिन्हें सामान्यतः पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। तो यह रहा यहाँ पर अध्ययन किया गया। तो यह साहित्य है, नारीवादी साहित्य के बारे में बताया गया। नारीवादी साहित्य हो गया। अब यहाँ पे अगले साहित्य के बारे में बताया जा रहा है। तो यह है पौराणिकता प्रयोग। तो आइए पौराणिकता का प्रयोग के बारे में बताते हैं। यहाँ पे पौराणिकता का प्रयोग क्या है, तो इस प्रकार से व्याख्या है। देखिए, शहरी एवं ग्रामीण तथा अतीत एवं वर्तमान के मध्य की खाई को पाटने के लिए आधुनिक कविता के बाद पौराणिकता का प्रयोग आरंभ हुआ। वास्तव में पौराणिक विचार निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है। इससे समग्र साहित्य के विचार का प्रमाणीकरण किया जाता है। समान पौराणिक स्थितियों का प्रयोग कर वर्तमान की उस अवस्थिति को एक व्यापक आयाम प्रदान किया जाता है, जिसमें आज का मानव रह रहा है। पौराणिकता एक मूल्य संरचना है, जो वर्तमान के लिए अतीत की पुनः खोज करती है। ओडिया साहित्यकार सीताकांत महापात्र, यह हिंदी साहित्यकार अज्ञेय ने अपने साहित्य में इसे एक नई दृष्टि दी है। प्रमुख ओडिया साहित्यकार रमाकांत रथ एवं सीताकांत महापात्र पौराणिकता का प्रयोग प्राचीन परंपरा से आधुनिकता के संबंधों पर विचार करने के लिए करते हैं। विभिन्न भाषाओं से जुड़े साहित्यकार यथा ग्रीस कन्नड़ कंबार, तो यहाँ पे कन्नड़ में आएंगे। अगले हैं मोहन राकेश, अगले हैं मणि मधुकर जो हिंदी में हैं ये। अगले हैं सतीश आलेकर ये है मराठी। अगले हैं
कि मनोज मित्रा एवं बादल सरकार, ये दोनों जो है बंगला हैं। जैसे भारतीय नाटककारों ने, इन लोगों ने, जैसे भारतीय नाटककारों ने अपनी साहित्यिक कृतियों में मिथकों, लोक दंत कथाओं अथवा पौराणिकता का प्रयोग किया है। तो यह हो गया यहाँ पर पौराणिकता का प्रयोग। तो यहाँ पे पौराणिकता का प्रयोग बताया गया। फिर इसके पहले बताया गया था नारीवाद साहित्य के बारे में, और सबसे पहले यहाँ बताया गया हेडिंग दलित साहित्य के बारे में। इस प्रकार से यह तीनों टॉपिक हेडिंग पूरा होता है। तो यह था स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्यिक परिदृश्य के बारे में। इस प्रकार से यहाँ पर भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां व्यक्त किया गया, बताया गया, व्याख्या किया गया। तो इसका 3 वीडियो उपलब्ध है। तो यह था मेन टॉपिक, जो परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक है। प्रश्न काफी यहाँ से बन सकते हैं अन्य परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, मास्टरी, टीचर, नेट के लिए भी, एसएससी के लिए भी, बीपीएससी वालों के लिए भी, टीजीटी, बीजीटी, पेट के लिए भी बन सकता है। तो इस प्रकार से मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए भारतीय सत्य नागरिक को इजाजत दीजिए। मैं राघवेंद्र। जय हिंद, जय भारत।